जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया फ्रांस के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में जुड़ने के प्रयासों को। एल&टी ने अनवील किया अपने 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म। भारत के स्वदेशी इंजन के साथ टेस्ट होगी मिसाइल। विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर को किया गया है गिरफ्तार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और जापान पहली बार भारत में डिप्लॉय करेगा F-2 फाइटर जेट। डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इस बारे में सूचित किया है कि फ्रेंच गवर्नमेंट के नेतृत्व में चल रहे 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में, जो कि FCAS के नाम से जाना जाता है, तो भारत ने भी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए कुछ ठोस प्रयास शुरू कर दिए हैं। और जबकि इससे पहले जो पैनल है वो ऑलरेडी भारत सरकार से 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने को कह चुका है, और जिसमें उन्होंने फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति और आधुनिक युद्ध में एयर पावर की बढ़ती हुई अहमियत का हवाला दिया था। और भारतीय वायुसेना 6th जनरेशन की रेस में पीछे ना रह जाए, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। और अब जैसे कि रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रूप से कंफर्म कर दिया है कि भारत ने भी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए ठोस प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन कमेटी ने इसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मांगी है और रक्षा मंत्रालय से एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट, एक्विजिशन, इन सभी चीज़ों को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या कोई रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया है और एक्विजिशन की कोई टेंटेटिव टाइमलाइंस भी रखी गई हैं, तो वो सब सबमिट करने के लिए कहा गया है। और कमेटी ने एमका प्रोग्राम का अपडेट भी मांगा है। बाकी फ्रेंच गवर्नमेंट का जो ये 6th जनरेशन फाइटर जेट वाला प्रोग्राम है FCAS, तो इसके बारे में आपको कुछ बातें स्पष्ट कर देते हैं। पहले ये जो प्रोग्राम है इसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, तो इन तीनों देशों का कंसोर्शिया एक साथ मिलकर आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जून 2026 में फ्रांस और जर्मनी ने इस जॉइंट फाइटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को समाप्त कर दिया, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन और एयरबस के बीच वर्क शेयर और प्रोग्राम के कंट्रोल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण डिसएग्रीमेंट्स थे, जिनका समाधान नहीं निकल पाया। तो जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन वाला FCAS ओरिजिनल प्रोग्राम था, तो वो तो इफेक्टिवली कोलैप्स हो चुका है। लेकिन अब फ्रांस ने तय किया कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से ही इस 6th जनरेशन फाइटर एफर्ट में आगे बढ़ेगा। और इसकी पुष्टि भारतीय रक्षा मंत्रालय की स्टेटमेंट में भी स्पष्ट होती है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि फ्रेंच गवर्नमेंट के नेतृत्व वाला 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। और हो सकता है कि अब भारत और फ्रांस मिलकर 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को विकसित करें। बाकी देखना यह है कि ये पार्टनरशिप किस तरह से आगे बढ़ती है और भारत के अपने खुद के स्वदेशी एमका प्रोग्राम में ये किस तरह से मददगार साबित होती है। और 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होने से संभावित रूप से भारत को अपने एमका आर्किटेक्चर के लिए भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स का एक्सेस मिलेगा। एल&टी ने अपने 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को अनवील किया है, जिसमें से एक का नाम है वेद मार्क 1, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड हाइब्रिड वीटॉल कैपेबिलिटी वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, जिसे डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक हाई ऑल्टीट्यूड टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर्स प्लस है, फ्लाइट एंड्योरेंस 6 आवर्स प्लस, और ये 4000 मीटर्स की ऊंचाई से टेक ऑफ करने में सक्षम है। और साथ ही ये GPS, एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है चाणक्य, जो कि एक मिशन ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क है, जो कि अनमैन्ड एरियल, ग्राउंड, सरफेस और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स को एक डिसेंट्रलाइज ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस के माध्यम से कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने DRDO की नेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण और नई टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग बजट हेड बनाने की सिफारिश की है, जिसका पर्पस हाइपरसोनिक मिसाइल्स, 6th जनरेशन के फाइटर्स और सुपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स जैसे भविष्य के सिस्टम्स के विकास को तेज करना है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि DRDO एक ग्लोबल डिफेंस प्रोग्रेस के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए नेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और इसमें सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल सिस्टम्स को एक प्रायोरिटी क्षेत्र बताया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने भी पैनल को सूचित किया है कि DRDO का जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसलिए पैनल ने भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस दिए हैं ताकि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। और जबकि डिफेंस R&D में लगातार इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट की बेहतर निगरानी की मांग भी की गई है। और DRDO को कहा गया है कि वो तत्काल ही कुछ मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को नोटिफाई करे, जो कि कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी, डेडलाइंस और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, इन सभी चीज़ों को कवर करती हो। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रैंक के एक ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इन्हें एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप किया गया था, और इन पर चार्जेस हैं कि इन्होंने कुछ सेंसिटिव मिलिट्री डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयर करी है। और एयरफोर्स के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि जो ऑफिसर हैं वो एक्टिव सर्विलियंस में हैं और उन्हें सुटेबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सौंपा गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ऑफिसर है वो वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर एक फील्ड यूनिट में पोस्टेड था,
और उन पर शक होने के चलते पिछले कुछ महीनों से भारतीय वायुसेना की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनके द्वारा लगातार सर्विलेंस की जा रही थी और पुष्टि होने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया और एयरफोर्स के इन्वेस्टिगेटर्स ने उस पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ भारतीय वायुसेना के इस ऑफिसर की बातचीत के सबूत जुटाए हैं और साथ ही उनके डिवाइस में मौजूद जानकारी और मटेरियल तक पहुंच हासिल की और ये गिरफ्तारी 2 महीना पहले हुई थी और इन्हें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। और पुलिस को इस बात का भी शक है कि ये मामला शायद एक सिंगल ऑफिसर तक लिमिटेड नहीं है बल्कि एक बड़े जासूसी वाले नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिसे पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स भारत के ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल फ़ोन नंबर को भी मॉनिटर करना स्टार्ट किया है और इन्वेस्टिगेटर्स को मालूम पड़ा है कि वो जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव है वो इस नंबर से एक इंडियन नंबर के साथ लगातार टच में थी और वो जो इंडियन नंबर है वो इंडियन एयरफोर्स के इस विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर को बिलोंग करता था। और पुलिस जनवरी से ही इस इंटरनेशनल नंबर को ट्रैक कर रही थी जब उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले थे कि इस इंटरनेशनल नंबर और एक इंडियन नंबर के बीच एक रेगुलर बेसिस पर कन्वर्सेशन हो रही है और इसी को ट्रैक करते हुए इसमें कुछ इंटीमेट कन्वर्सेशंस भी मिली हैं। और जबकि इस मामले पर जारी द प्रिंट की रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से यह बताया गया है कि इस इंटरनेशनल नंबर और उस ऑफिसर के बीच काफ़ी बातचीत हुई जिसमें वे निजी जानकारी भी साझा कर रहे थे और फिर एक समय के बाद महिला बनकर बात कर रहे उस इंटरनेशनल नंबर ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और एयरफोर्स के विंग कमांडर की वीडियो कॉल रिकॉर्ड की गई थी जिसका इस्तेमाल बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। और इसी ब्लैकमेल के चलते विंग कमांडर से उनके बेस कैंप की तस्वीरें, उनके वहां चल रही रिसर्च से जुड़े हुए कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ट्रूप्स की मूवमेंट, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। और तो और इस ऑफिसर को उसके एक सीनियर कॉलीग के फ़ोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया गया और वो एक रिमोट एक्सेस वाला मालवेयर था। बाकी 30 मई को इस ऑफिसर को CISF द्वारा गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हैंडओवर किया गया। इस महीने के अंत में एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर जापान पहली बार भारत में अपने F-2 फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की योजना बना रहा है और जापान की इस योजना को चाइना की स्टेट मीडिया ने इसे चीन के खिलाफ भारत के साथ एक सैन्य तालमेल मजबूत करने की जापान की कोशिश के तौर पर पेश किया है। और भारत और जापान के बढ़ता हुआ जो मिलिट्री कॉपरेशन है तो वो चीन को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा है। और जबकि 17 अगस्त से जापान के रक्षा मंत्री भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल विजिट पर भी रहेंगे और भारत की विजिट के दौरान वे अपने भारतीय काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज मिलिट्री की किसी भी अतिक्रमण वाली रिपोर्ट को खारिज किया है और स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज मिलिट्री के अतिक्रमण के कोई साइन नहीं दिखे और जो भारतीय सेना है वो इफेक्टिव तरीके से अपनी टेरिटरी पर पेट्रोलिंग कर रही है और उसको सुरक्षित रखे हुए है। और जबकि इस रिमार्क से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में करीब 27 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था और वो भी ऑफिशियल मैप पर उनके स्टैंडर्ड नामों के साथ। बाकी रही बात अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज PLA के फ्रेश इंक्रेशन वाली रिपोर्ट्स की, तो उनको अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिनाई किया और साथ लेकिन हाँ ये भी कहा है कि जो चिंताएं हैं उनको वेरीफाई किया जाना जरूरी है और इसलिए आर्मी ग्राउंड पर इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को साइन किया है जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे तीनों देशों पर हमले की तरह माना जाएगा। तो इस डिफेंस पैक्ट के बाद एक टर्किश मीडिया आउटलेट की तरफ से रिपोर्ट जारी की जाती है और जिसमें एक अननेम्ड पाकिस्तानी सोर्स के हवाले से ये कहा जाता है कि जो भारत है वो इस ट्राइलेटरल अलायंस को ऑफसेट करने के लिए इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट को साइन करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने बातचीत शुरू कर दी है। मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का जो एक फ्रेमवर्क है तो इसको काउंटर करने के लिए भारत को इसराइल के साथ कुछ बड़े डिफेंस पैक्ट साइन करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान, सऊदी और टर्की का जो ये डिफेंस फ्रेमवर्क है तो ये कुछ और नहीं बल्कि नेटो की सस्ती कॉपी बनाने का प्रयास है। लेकिन जिस तरह से इसमें तो नाटो कंट्री भी शामिल है तो ये नेटो वाली अलायंस तो शायद ही बन पाए, हाँ नाटो वाली अलायंस बन सकती है। और वैसे आपको बता दूं कि मैं कभी कभी J को N भी बोलता हूँ। पर खैर टर्किश मीडिया के इस फर्जी सोर्स के फर्जी दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये न्यूज़ फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह के फर्जी खबरों से सावधान रहें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि GTRE और आज़ाद इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया जो स्वदेशी 350 kgf का टर्बोजेट इंजन है तो 4 से 6 सप्ताह के अंदर उसकी मिसाइल के साथ टेस्टिंग की जाएगी। और ये जो इंजन है भारत के भविष्य की क्रूज मिसाइल्स, UAVs, ड्रोन्स इन सभी को पावर देगा। और स्पष्ट कर दे कि ये एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है जो कि 350 kg थ्रस्ट की क्लास में आता है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिला है कि जो रशिया है वो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू भारत में एक रेल लिंक को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ब्लैक सी में डिस्ट्रप्शंस के दौरान रिस्क को कम किया जा सके। और रशियन ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि भारत को एक्सेस प्रोवाइड करने वाले किसी भी ऑप्शन को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1991 में कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संदीप शंकला और सिपाही स्वरण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर संदीप को मरणोपरांत अशोक चक्र से और सिपाही स्वरण को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 1964 में 8 असम राइफल्स के नायक जेत बहादुर गुरुंग वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में फाइटर रेकी इंडियन एयरफोर्स के किस स्क्वाड्रन ने करी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।